जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने 12th ज्योग्राफी के जो ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव के बारे में देखा था। चैप्टर वाइज में ऑब्जेक्टिव देख रहा था जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन देख रहा था, जिसमें देखते देखते मैंने आया था। आज मैं उसके आगे बढ़ूंगा। पार्ट 1 का वीडियो अगर जो भी नहीं देखे तो पार्ट 1 का वीडियो देख पाएंगे, उसमें सारी है। अब इससे आगे बढ़ेंगे जो कि प्राथमिक क्रियाएं से होगी। प्राथमिक क्रियाएं का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? कौन सा खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल अगर बात करें तो खाद्य फसल है तो गन्ना, मक्का, चुकंदर, कॉफ़ी। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे होगा कि कौन सा खाद्य फसल नहीं है। कौन सा खाद्य फसल नहीं है मतलब खाने वाले फसल नहीं है। तो वैसे अगर मैं कहूँ तो कॉफ़ी की मैं बात कहूँ तो कॉफ़ी क्या है आपकी? तो कॉफ़ी है आपकी क्या? कॉफ़ी आपकी पेय पदार्थ है। कॉफ़ी क्या है बाबू? पेय पदार्थ है। पेय मतलब क्या? पीने वाला पदार्थ। बाकी सभी खाने वाला पदार्थ है तो खाद्य पदार्थ के रूप में सभी आ जाता है, लेकिन क्या कहते हैं, कॉफ़ी क्या है आपका? पेय पदार्थ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका यहाँ खाद्य फसल, एक काम करिए कि नहीं है, खाद्य फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो कहते हैं इसका कौन होगा? सीमांती भूमि। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा होगा? सीमांत भूमि। ओके, अगला सवाल कहा है, खट्टे रसदार फलों की कृषि को क्या कहते हैं या फिर किससे संबंधित है? खट्टे जो रसदार फसल होते हैं उस कृषि को क्या कहते हैं या फिर किससे संबंधित है? तो ये क्या है, किससे संबंधित है? भूमध्य सागरीय कृषि। तो भूमध्य सागरीय कृषि है, यह आपकी कौन सा है? रसदार फसल के लिए उपयुक्त होता है। तो ये भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, अगला सवाल का था क्वेश्चन नंबर 4 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल के बारे में आप लोग को खूब कहा था मैंने, जो कि एक बार लगाई जाती है और इसको बार बार क्या किया जाता है? उपयोग में लाई जाती है। ऐसे ये व्यापारिक कृषि होती है। तो ये कौन सा है? कौन सा नहीं है? तो ये गेहूँ। गेहूँ बाबू एक ऐसा फसल है जिसको एक बार अगर काट लिया जाए तो दोबारा ये उगता नहीं है, मतलब बार बार इसको नहीं काटा जा सकता। तो रोपण फसल कौन? गेहूँ नहीं है, बाकी सब के सब है। कॉफ़ी बार बार होगा, गन्ना हो जाएगा, रबर हो जाएगी। तो बार बार इसका काटा जाए तो उस फसल को रोपण फसल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे यह गेहूं जो है आपको एक ही बार में समाप्त हो जाए। अगला, सहकारी कृषि अधिक फसल मतलब सफल रही थी। आपको बताना है सहकारी जो कृषि हुआ था वो सबसे ज़्यादा सफल कहाँ पे रही थी? तो याद रखिए सहकारी कृषि जो है सबसे ज़्यादा कहाँ सफल रही थी? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ? डेनमार्क में। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय वासियों द्वारा उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि की जाती थी या फिर किस प्रकार से कृषि किया, किस प्रकार, मिस्टेक थोड़ी सी, पूरी क्वेश्चन देख लूँ जरा सा। हाँ, अब ये है, यूरोपीय वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों के लिए किस प्रकार का कृषि का विकास किया गया था? किस प्रकार का कृषि का विकास किया गया था? तो याद रखिए ये कौन सा कृषि है? तो रोपण कृषि। कौन सा है? रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल का था, निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? आगे ना लग गया है, वो नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो डेयरी, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि। तो आप जानते हैं कि मिश्रित कृषि एकल नहीं है, क्योंकि एक बार में एक से अधिक फसलों का मिश्रित कृषि। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखिए, निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? ये होगा अमेजॉन बेसिन में। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका क्या होगा?
करेक्ट आंसर होगा। कौन सा करेक्ट आंसर? डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा देश में गेहूं व चावल के अधिक उत्पादकता की किस्में मतलब पाई जाती है? तो गेहूं, और ये कौन सा है? तो कौन सा है बाबू? मैक्सिको तथा फिलीपींस। मैक्सिको तथा फिलीपींस ऐसे देश है जहाँ पे क्या है, ये अधिक से अधिक मात्रा में क्या चावल और गेहूं का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती? तो वो फसल है कौन सा है? गन्ना। कौन सा है? गन्ना। आप जानते हैं गन्ना के लिए तो पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? कृषि आधारित उत्पाद नहीं है तो कृषि, देखिए चीनी कृषि से आएगा। नमक ही एक ऐसा चीज़ है जो कि कृषि आधारित नहीं है। बाकी कॉफ़ी है, चाय है, बस एक कौन है? नमक नहीं है। ठीक, आगे कहते हैं ब्राज़ील के जो ब्राज़ील के जो कॉफ़ी बागान है उसको किस नाम से जाना जाता है या फिर क्या कहा जाता है? तो कॉफ़ी बागान वहाँ पे जो होता है उसको हम लोग फेजेंटा के नाम से कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? फिर वही सवाल आया, कौन सा रोपण फसल नहीं है? रबर, चाय, गन्ना और चावल। तो उसमें एक ऑप्शन गेहूं था और इसमें क्या है? चावल है। तो ऑटोमेटिक है क्या जवाब होगा, तो इसको कहने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा होगा? चावल होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, चावल। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? किस टेम्परेचर में गेहूं जो है बेहतर से बेहतर होगा? आखिरकार इसको तापमान कितना चाहिए? तो 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज विश्व में लगभग कितने लोग भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर हैं? तो आज विश्व में लगभग कितने लोग भरण पोषण जो है चलवासी पशुचारण पर निर्भर करता है? तो याद रखिए ये कितने लोग हैं? तो 2 करोड़ लोग चलवासी पशुचारण पर क्या करते हैं? निर्भर होते हैं। 2 करोड़। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है चावल अथवा धान की खेती से संबंधित है? तो आप जानते हैं रोपण कृषि नहीं होगा। तो कौन होगा? ट्रक कृषि होगा? ये भी नहीं होगा। ये भी क्यों होगा भाई? तो कौन होगा? तो भूमध्यसागरीय कृषि नहीं होगा। गहन निर्वाह कृषि यही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश, सबसे ज़्यादा निर्यातक देश कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं मलेशिया। रबर में का सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है? वो मलेशिया करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखते सवाल है कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? कृषि के अंतर्गत किसको लेंगे? फलोत्पादन, फसलोत्पादन बिल्कुल होगा। पशुपालन भी होगा, मत्स्य उत्पादन। तो एक ऑप्शन नंबर आपका डी है जो कि सही। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन देखेंगे, पर्वतीय ढाल, उच्च पठार। आपको बताए थे पिछले ही वीडियो में बताए थे, मैदान ही एक ऐसा है जहाँ पर कृषि के लिए आपके सबसे उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। कहते हैं कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? कौन सा कृषि निर्धारण के लिए सबसे जरूरी जो है वो कौन सा चीज़ है? तो याद रखिए कृषि के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मेन क्या है? वर्षा। वर्षा ही एक कारण है, चाहेगा तो फसल को अच्छा कर देगा, नहीं तो डुबा देगा। ठीक है, किस फसल कोई भी फसल है, किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान होना चाहिए? तापमान याद रखिए कि जो ठंडे के दिनों में जो लगता होगा तो वही आपका क्या होगा? लॉजिक है, सिंपल सी बात है। जो उसकी बुआई के समय जो ठंडे के दिन में जो बुआता होगा, बुनाई अगर उस समय होती थी तो वो फसल आपका होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा होगा? तो आप सबको जानते हैं गेहूं को ठंडा के मौसम में बोया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किस फसल की खेती जो है पहाड़ी ढालों पर की जाती है? कौन सा है? जूट, चाय, गन्ना।
का पास, तो आप सब कोई जानते हैं। एक पहाड़ी मतलब पहाड़ी क्षेत्र में याद रखिए। और चाय एक ऐसा फसल है जिसमें हल्की सी भी पानी नहीं लगनी चाहिए। अगर पानी लगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए वो ढालू क्षेत्र में होता है जहाँ पर पानी लगता ही नहीं। पानी वर्षा चाहिए, निरंतर वर्षा चाहिए, लेकिन वर्षा का पानी लगना नहीं चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया चाय। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन है? चीन है। कौन? चीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब प्राथमिक क्रियाएं के सारे सवाल हो गए, द्वितीय क्रिया में आते हैं। द्वितीय क्रियाएं की अगर बात करें तो सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरी उपयोग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? कौन सा उद्योग है ये? तो ऑटोमेटिक है। दूसरे आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, लघु लघु उद्योग, तो ये कुटीर उद्योग है। कौन सा है? कुटीर उद्योग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक का मतलब अवस्था के प्रमुख कारक नहीं है? औद्योगिक अवस्था के प्रमुख कारक नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी पूंजी। कौन? पूंजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? एक जोड़ा सही मेल खाता है, तो बताना है कि कौन सा है कि जो कि सही मेल होगा, तो आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या, लौह इस्पात उद्योग कहाँ है बबुआ? पीटर्सबर्ग में है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है? द्वितीयक सेक्टर में याद रखिए, इस्पात प्रकलन, वस्त्र निर्माण, मछली पकड़ना, टोकरी बुनना। देखिए, तो आप द्वितीय सेक्टर में, द्वितीयक सेक्टर को आप विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं, लेकिन द्वितीयक सेक्टर नहीं है तो ऑटोमेटिक है। टोकरी बनना है, इस्पात, वस्त्र, ये द्वितीयक क्षेत्र के आता है, लेकिन मछली पकड़ना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? याद रखिए, चॉकलेट का बनाने में कौन सा कोका का प्रयोग होता है? कौन सा? कोका। कोका का पौधा होता है जिससे क्या बनाया जाता है? चॉकलेट बनाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इस चैप्टर का। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है? उसमें नहीं था, इसमें है। टोकरी बुनना बिल्कुल है। उसके बाद एक ही तो ऑप्शन हो गया, तो अगली की तो ज़रूरतें नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। वैसे आप देख सकते हैं अगला, मछली पकड़ना प्राथमिक, कृषि भी प्राथमिक, वानिकी भी प्राथमिक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल नहीं खाता है? मेल नहीं खाता है, तो आप सूती वस्त्र उद्योग मेल खाता है, सॉरी नहीं है। कौन सा मेल खाता है? तो याद रखिए कौन सा मेल खाता है, तो ये कौन है? तो याद रखिए ये पेट्रो रसायन उद्योग कहाँ है बबुआ? तो मुंबई में है। मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय अब है द्वितीय क्रियाकलाप के बाद देखेंगे तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ। ये तृतीय चतुर्थ देखेंगे। इसमें निम्नलिखित में कौन सा तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? खेती प्राथमिक हो गया, व्यापार द्वितीयक तो नहीं कहा जा सकता है। इसी यही है तृतीयक। व्यापार क्या हो गया? तृतीयक। ठीक है। बुनाई द्वितीयक आ जाएगा, आखेट प्राथमिक आ जाएगा। तो आपका सही जवाब कौन था? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन सा आपेक ओपेक भी कह सकते हैं, ओपेक का सदस्य है। कौन सा ओपेक का सदस्य है? तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक कह सकते हैं। ऑप्शन में क्या है? चिली, ब्राज़ील, पेरू और वेनेजुएला। तो याद रखिए ये कौन सा? वेनेजुएला है ओपेक का सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो पंचम क्रियाकलाप। कौन सा होगा? पंचम क्रियाकलाप। पंचम क्रियाकलाप याद रखिए, ये तो सीधी सी बात, आपने डेफिनेशन पढ़ा था भली भांति पहले ही। निम्नलिखित में क्रियाकलाप में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये है कौन सा? पंचम क्रियाकलाप। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का था विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है?
सबसे बड़ा। तो इसको आपको चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे, बताइए कौन सा होगा? खनन होगा, पर्यटन होगा, या फिर गायन होगा, शिक्षण होगा? बताइए सबसे बड़ा कौन सा होगा? याद रखिए सबसे बड़ा वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो गया, शिक्षण। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो आप देखेंगे बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। यही आपका ऑप्शन करेक्ट है कि क्योंकि यही चीज़ है कि जो कि नहीं होता है, असत्य है। अब अगला चैप्टर देखते हैं परिवहन और संचार से। निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? व्यक्तिगत, याद रखिए, समाजवादी में नहीं होगा। यही तो ऑप्शन नंबर बी है, पूंजीवादी। कौन सा है? पूंजीवादी में ये व्यक्तिगत होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ड महामार्ग जोड़ता है। ये किसको किसको जोड़ता है? तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी अगर से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है कि कैरेबियन सागर की मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ड, ये तो पनामा नहर वाली बात हो गई। तो ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ड जो है महामार्ग, वो किसको किसको जोड़ता है? तो डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पनामा नहर, अभी तुरंत ही बताया कि पनामा नहर किसको जोड़ते हैं? तो कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इस चैप्टर का। विग इंच संबंधित किसके? तो पाइपलाइन से ये तो आप पढ़े थे, विग इंच पाइपलाइन क्या होता है। तो आप ऑप्शन नंबर आपका अगर देखे जाए तो ये आपका करेक्ट आंसर हो, विग इंच पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा? ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। बताइए कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हुआ। कहाँ? डी, जर्मनी में। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो सब कोई जानता है कि संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? जो भी चीज़ का संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। ठीक है, बृहद ट्रक मार्ग होकर जाता है। तो बृहद ट्रक मार्ग होकर के कौन जाता है? क्या चीज़ कौन सा जाता है? तो भूमध्य सागर, हिंद सागर से होकर के उत्तर अटलांटिक महासागर से सबसे ज़्यादा मात्रा में ट्रक मार्ग किधर से जाता है? दक्षिण अटलांटिक महासागर से होकर के, या फिर उत्तर प्रशांत महासागर से होकर के। तो आप सही करेक्ट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो गया, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर के। अगला, चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल किससे किसको जोड़ता है? तो याद रखिए, पेरिस लंदन को जोड़ता है। पेरिस से लंदन को जोड़ता है कौन? चैनल टनल जोड़ता है। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कहता है? उत्तर अटलांटिक मार्ग किससे किसको जोड़ता है? उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। उत्तर अमेरिका को किससे जोड़ता है? यूरोप को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। राइन जलमार्ग जोड़ती है। राइन जलमार्ग किससे किसको जोड़ती है? तो राइन जलमार्ग देख लीजिए। राइन जलमार्ग किसके उत्तर अमेरिका को किससे? राइन जलमार्ग जर्मनी को नीदरलैंड से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? जर्मनी को नीदरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किससे किसको जोड़ती है? तो याद रखिए, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये आपके खुद चैप्टर में खूब पढ़े थे, किसके? भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। अगला, पनामा नहर जोड़ता है। पनामा नहर किससे किसको जोड़ता है? तो पनामा नहर जो है, पनामा नहर को किससे जोड़ता है? पनामा नहर को किससे जोड़ता है? तो याद रखिए, कोलन से। किससे? कोलन से। ऑप्शन नंबर
बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन हो गया करेक्ट आंसर? बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? ये बार बार आपके एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग कौन सा है? जलमार्ग, सबसे झील का सबसे बड़ा जलमार्ग अगर पूछेंगे तो ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग है। मतलब क्या कहने का ना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 करता है, निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? आपको जान करके ही बड़ा खुशी होगा कि इंटरनेट का उपयोग करने में सबसे ज़्यादा वो कौन है? कौन है? अमेरिका है। कौन? अमेरिका। उसके बाद भारत में भी कम नहीं होता, भारत में भी बहुत ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग होने लगा, पहले तो कम होता था। इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? मतलब इंटरनेट पर अगर कब्जा की अगर बात करें तो कौन सा देश है जिस पर इंटरनेट का कब्जा है? तो याद रखिए, कोई भी देश नहीं है जिस पर इंटरनेट का कब्जा, कोई देश नहीं, कोई देश नहीं, कोई किसी का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने का विचार हो रहा है? तो आप सही जवाब तराशिए, ईरान और भारत के बीच। ईरान और भारत के बीच आपका गैस पाइपलाइन अगर बिछ जाता है तो बहुत फ़ायदा होगा ये गैस पाइपलाइन से। ठीक है, अगला सवाल क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हम लोग देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रश्न उत्तर देखते हैं। कहते हैं दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? दो देशों के बीच आप समझते हैं कि अंतर्देशीय व्यापार कहलाएगा या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्देशीय देश के अंदर हुआ तो अंतर्देशीय व्यापार, अब बाहर चले गया अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाए। तो आपका सही जवाब बताइए कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कौन? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, स्थानीय व्यापार तो लोकल में है, किसी भी जिले कहीं पे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में विश्व का व्यापार मतलब सर्वाधिक प्रवाह होता है? मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे व्यापार होता है? तो इसका सही जवाब है कौन? यूरोप। खैर यूरोप कहिए कि बहुत जल्दी बहुत डेवलप हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? ये पहले भी सवाल देखे थे, एक बार फिर से देख लेते हैं, कौन सा ओपेक का सदस्य है? तो क्या कहूँ, आपको पहले ही बता दिया, वेनेजुएला। कौन है? जैसा ऑप्शन था, रिपीट हो रही है सवाल, वेनेजुएला। ठीक है, जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का कितना प्रतिशत, मतलब सॉरी यहाँ पर दिया 95% किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है? मतलब जितना उसका पास विदेशी मुद्रा होता है उसका 95% किससे वो अर्जित करता है? तो आपको जान के ही बड़ा ही आश्चर्य होगा वो किसके द्वारा करता है। तो याद रखिए, वो तांबे का निर्यात करके, तांबे को बेच करके ये 95% तांबे का प्रचुर मात्रा में जाम्बिया के पास खान है। ठीक है, बाहरी देश से कोई सामान मंगाई जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब बाहरी देश से अगर कोई सामान मंगाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे जानते हैं? बाहरी देश से। तो आप लोग क्या, व्यापार तो कहीं से भी कह देंगे, निर्यात भेजने को कहेंगे, आयात मंगाने को कहेंगे। तो अब बताइए, या फिर मंगाने को कहीं से मंगाए तो आयात, कहीं पे भेजे तो निर्यात, व्यापार खरीद करके बेच दिए तो व्यापार। लेकिन यहाँ पे कहा है कि बाह्य व्यापार, तो एक देश से जब दूसरे जगह से क्या होता है सामान मंगाए या फिर बेचे तो वो क्या होता है? बाह्य व्यापार। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी का जो रह गया है वो अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो के लिए कांटेक्ट करें, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।